वेलकम अगेन टू राम सचदेवा क्लासेस। इस वाले सेशन में हम पढ़ेंगे हेज अकाउंटिंग। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, एज यू कैन स्क्रीन पे काफ़ी सारे हमने ये टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, जिसमें सेंटर में है हेज अकाउंटिंग, जो हमारा टॉपिक भी है। इस हेज अकाउंटिंग में देयर आर सेवरल टर्म्स यूज्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक तो है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या है कि हेज अकाउंटिंग करते क्यों है, हेज अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और भी टर्म्स हैं कि कौन कौन से हेज आइटम्स होते हैं, एलिजिबल हेज आइटम्स कौन कौन से होते हैं, एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं, हेज रेशियो कैसे मेजर किया जाता है, रीबैलेंसिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ हेजिंग रिलेशनशिप भी एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अ हेज्ड आइटम एंड एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हेज इफेक्टिवनेस क्या होती है, हेज इनइफेक्टिवनेस क्या होता है, हेज अकाउंटिंग मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हम भी बात करेंगे। कुछ टाइप्स के हेजेस होते हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू हेज होता है, कैश फ्लो हेज होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन ऑपरेशन हेज होता है। तो इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट आज के सेशन में हमारा फोकस क्या होगा कि हेज अकाउंटिंग क्या होता है, उसका बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, हेज अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो समझेंगे, और फिर सब्सिक्वेंट सेशंस में हम बाकी चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार ही समझते हैं कि हेजिंग होता क्या है। सो सिंपल प्लेन एंड लैंग्वेज में अगर समझे कि हेजिंग होता क्या है, हेजिंग इज अ कॉन्सेप्ट, या मैं कहूँ हेजिंग इज अ प्रोसेस, या मैं कहूँ हेजिंग इज अ वे टू रिड्यूस माई रिस्क। जहाँ पे भी मेरे को लगेगा कि आगे फ्यूचर डेट पे मुझे रिस्क हो सकता है, तो मैं उसको आज ही हेज करना चाहूँगा, यानी कि मैं अपने रिस्क को मिटिगेट करना चाहूँगा, या मैं बोलूँ अपने रिस्क को अगर मैं पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं भी कर सकता हूँ तो उसको रिड्यूस कर सकूँ, या फिर मैं एक लोअर लेवल पर उसको ले जा सकूँ। तो हेजिंग इज अ कॉन्सेप्ट, हेजिंग इज अ मैनर, हेजिंग इज अ प्रोसेस टू रिड्यूस योर रिस्क, जो आप फोर्सी कर पा रहे हो उसको आज की डेट में हेज करके मिटिगेट कर लें। अब उसको कैसे कर सकते हैं, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स, या मैं कहूँ मेथड्स, या बोलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अवेलेबल मार्केट में, जिसके बेसिस पे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। वन इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने एक वीडियो अपलोड करी थी डेरिवेटिव्स की, एक भी नहीं हमने 2 वीडियोस अपलोड करी थी, जिसमें हमने बात करी थी डेरिवेटिव में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था ऑप्शंस और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ये सब हमने उस वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है डेरिवेटिव्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, तो आपको हेजिंग और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। और अगर नहीं की है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल सके कि हेजिंग होता क्या। ऐसे ही एक टर्म है मनी मार्केट ऑपरेशंस, इसको भी हम आगे समझेंगे कि कैसे ऑपरेट करता है। बट बेसिकली ये सारों से मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप हेजिंग को कवर कर सकते हो। तो डेरिवेटिव्स के लिए प्लीज़ दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको हेजिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। तो गाइस, हेज अकाउंटिंग चाहिए क्यों होता है, क्योंकि हमने बात करी कि एंटिटी को अपने रिस्क को मैनेज करना होता है, रिस्क को कम करना होता है, इसलिए हमें हेज अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें कौन से रिस्क कवर करने होते हैं, आइए एक बारी वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स है फॉर फिक्स्ड रेट लोन्स, तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क ऊपर या नीचे जा सकती है मार्केट में। आप भी देखते हैं कि मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट आज कुछ और होता है, तो 3 महीने के बाद कुछ और है, 6 महीने के बाद कुछ और होता है, तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हेजिंग। तो एक तरह की रिस्क क्या हो गया मेरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ऐसी है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आप हमेशा देखते हैं कि इंडियन रुपी और डॉलर्स का कंपैरिजन होता है कि आज की डेट में वो वैल्यू 83 है,
6 महीने पहले 80 थी, कल की डेट में हो सकता है 85 हो, क्या पता, हो सकता है कि वो वापस 80 आ जाए या फिर और हमारी पोजीशन अच्छी हो जाए आईएनआर की, तो वो डिप्रिशिएट कम हो, या मैं कहूँ कि वो एप्रिशिएट होना शुरू कर दे। तो एक तरह का फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है। ये सिर्फ ना केवल इंडिया या ना केवल आईएनआर और यूएसडी, बल्कि सारी फॉरेन करेंसीज, चाहे वो यूरो हो या और बाकी यूरो करेंसीज हो, उसके जो वैल्यूज हैं वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। ऐसे ही मेरा रिस्क बढ़ता या कम होता रहता है। कमोडिटी प्राइसेस हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस भी है, वो भी ऊपर नीचे जाते हैं, और मेरा जो इक्विटी प्राइसेस है वो भी ऊपर नीचे जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे कमोडिटी प्राइस है, मुझे आज उसको सेल करना है, आज मेरे पास है, और वो मैं उसको 100 रुपये पे सेल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को क्या है रिस्क कि अगर मैं 3 महीने के बाद भी जाऊँगा तो क्या पता उसका प्राइस कम हो जाए। तो कम होगा, लेट्स से वो 100 का 90 पे बिकेगा, तो मेरे को 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो मैं उस 10 रुपये को आज ही कवर करना चाहूँगा हेजिंग के थ्रू, कि कमोडिटीज प्राइस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैं 100 पे ही उसको 3 महीने के बाद भी बेच सकूं। तो उसको क्या बोलते हैं, जो भी हमने डेरिवेटिव्स देखे थे, स्वैप्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, मनी मार्केट ऑपरेशंस, वो इन सारी रिस्क को मिटिगेट करता है, या मैं बोलूँ कम कर देता है। पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि ये कुछ तरीके के डेरिवेटिव्स हैं जिनसे हम रिस्क को कम कर सकते हैं। और वो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि ये इंटरेस्ट रेट, फॉरेन करेंसी रेट्स, कमोडिटी प्राइसेस, ये मेरे रिस्क है कि अगर इसमें कुछ चेंजेस आता है तो मेरे कोई गेन या लॉस हो सकता है। तो इसको हम कवर करते हैं थ्रू माय डेरिवेटिव्स। और इस सारे चीज़ों को जो हम बोल रहे हैं रिस्क को मिटिगेट करना है, हमें हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, हेजिंग। तो गाइस एक बारी डेफिनेशन जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। लेमन लैंग्वेज में तो हमने समझ लिया। हेजिंग इन्वॉल्व्स डेजिग्नेटिंग वन और मोर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट such that the change in fair value or cash flows of the hedge instrument offsets or is an offset to the change in fair value or cash flows of the hedging item. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं ब्रेक करके, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हेजिंग इन्वॉल्व्स डेजिग्नेटिंग वन और मोर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी होगा और एक हेज्ड आइटम भी होगा। Designating one or more hedging instruments such that changes in fair value, जो भी मेरा hedging instrument है, let's say मेरा forward contract है, foreign currency contract है, तो वो मेरा क्या हो गया, hedging instrument, और मैंने रिस्क कवर कर रहा हूँ उसको, फॉरेन करेंसी रिस्क को अपने। तो अगर मेरा जो भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं अपनी रिस्क कम करना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू में, फेयर वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है, या फिर कैश फ्लोज में चेंज आता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी, 3 तरह के हेजेस होते हैं। एक होता है फेयर वैल्यू हेज, एक होता है कैश फ्लो हेज, और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट हेज। तो या तो फेयर वैल्यू में चेंज हो या फिर कैश फ्लो में चेंज हो। अगर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज या फेयर वैल्यू में चेंज होता है, दैट कंप्लीटली और इन पार्ट offsets the changes in fair value or cash flows of the hedged item. Let's say hedged item है मेरा 100 रुपए, और मैंने hedging instrument भी ले रखा है hedge करने के लिए, let's say 100 रुपए का। अब let's say ये hedging instrument तो मेरा हो जाता है 110 रुपए का, और यहाँ पे hedge item क्या है, वो हो जाता है 90 रुपीज का। तो 10 रुपए यहाँ से कम हुए, 10 रुपए यहाँ से बढ़ गए। तो this change in hedging instrument is completely offsetting my change in hedged item। उल्टा करते हैं कि यहाँ पे तो वो 110 रुपए बढ़ा, लेकिन वो यहाँ पर वो 100 की जगह 90 की जगह वो हो गया 80। तो यहाँ पे तो 20 का ड्रॉप आया, यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट आया, तो वो 10 रुपए ही ऑफसेट कर रहा है, वो कंप्लीटली नहीं कर रहा। मीन्स वो होल और इन पार्ट में ऑफसेट कर सकता है। दोबारा समझते हैं। हेजिंग इन्वॉल्व्स डेजिग्नेटेड वन और मोर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच दैट एनी चेंजेस कहाँ होंगे, या तो फेयर वैल्यू में होंगे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के, या फिर कैश फ्लोज में होंगे। सच दैट द चेंज इन फेयर वैल्यू और कैश फ्लो ऑफ द हेज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफसेट्स द
चेंज इन फेयर वैल्यू और कैश फ्लोज ऑफ द हेज्ड आइटम। तो एक में कुछ चेंजेस होंगे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में, दैट विल ऑफसेट द चेंजेस इन माय हेज्ड आइटम, तो उसको क्या बोलते हैं, हेजिंग। ये डेफिनेशन हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। सो गाइस एक बारी ऑब्जेक्टिव भी समझते हैं। लेमन लैंग्वेज में तो हमने समझ लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस आवर रिस्क। बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है कि हेज ऑब्जेक्टिव का हेज अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज अकाउंटिंग इज टू रिप्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें उसको रिफ्लेक्ट करना है, या मैं बोलूँ रिप्रेजेंट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों करना है, क्योंकि मेरा जो भी गेन और लॉस है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। हेज्ड आइटम में जो भी गेन और लॉस होगा वो मेरा हेज्ड आइटम के वैल्यू में से ऊपर या नीचे जाएगा, मींस वो मेरे बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बैलेंस शीट और पीएनएल होता क्या है, दिस इज माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज अकाउंटिंग इज टू रिप्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द इफेक्ट ऑफ एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज। हर एक एंटिटी को कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, जैसे कि हमने बात करा प्राइसेस ऊपर नीचे चले जाएंगे, या फॉरेन करेंसी का प्राइसेस ऊपर नीचे चला जाएगा, या इंटरेस्ट का ऊपर नीचे चला जाएगा। ऐसे एक रेगुलेटरी रिस्क भी होता है, क्रेडिट रिस्क भी होता है, लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। तो हर एक एंटिटी क्या करती है, एक अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाती है कि उसको, और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनाती है, उसमें कुछ एक्टिविटीज डिफाइन भी होती हैं, पूरा का पूरा वो बोर्ड से अप्रूव भी होता है कि कैसे करेंगे। तो वो जो है एंटिटी की रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज, दोबारा से पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज अकाउंटिंग इज टू रिप्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इफेक्ट ऑफ एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज दैट यूजेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, जो हमने बात करी थी, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एंटिटी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रही है टू मैनेज एक्सपोजर्स फ्रॉम पर्टिकुलर रिस्क, जो हमने अभी बात करी थी, चाहे वो फॉरेन करेंसी रिस्क हो, इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे जाए, उसका इफेक्ट कहां पर जाएगा। क्योंकि हमने बात करी इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, या फिर हमने एक लास्ट वाले जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी समझा था, तो एक अलग से टर्म्स आया था जो था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो पहले क्या होता था, हमारे पास बैलेंस शीट होती थी, फिर पीएनएल होता था। अब पीएनएल को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस भी है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव में क्या क्या जाएगा, कुछ चीजें थी जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव में जाएंगी, इनकम में जाएगी, जो स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन कर रखी थी, जो हमने समझी थी प्रीवियस वीडियो में, जो था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। वहां पर हमने क्या समझा था कि फाइनेंशियल एसेट्स कैसे क्लासिफाई हो सकते हैं, एमोर्टाइज कॉस्ट में, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, या फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। ऐसे ही लायबिलिटीज क्लासिफाई होती थी, या तो वो एमोर्टाइज कॉस्ट पे होगी या फिर वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में होगी। तो अगर आपने वो वीडियो समझ देखी थी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है। जो भी गेन और लॉस होगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को भी हिट कर सकता है, और कुछ पोर्शंस हैं जो स्टैंडर्ड ने डिफाइन करे हुए हैं वो मेरा ओसीआई में जाएगा। जैसे कि इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वेयर एन एंटिटी हैज इलेक्टेड टू प्रेजेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू इन ओसीआई। ये इररेवोकेबल ऑप्शंस था, अगर आपने वो पुरानी वीडियो देखी होगी तो। अगर तो एंटिटी ने इलेक्ट किया है कि वो ओसीआई में डालेंगे जो है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसका गेन और लॉस में जो भी आएगा फेयर वैल्यू में या कैश फ्लोज में, वो जाएगा ओसीआई में, बाकी सब मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेज अकाउंटिंग इज टू रिप्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द इफेक्ट ऑफ एंटिटीज रिस्क असेसमेंट एक्टिविटीज दैट यूजेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स to manage exposures arising out of particular risk that could affect my profit and loss or other comprehensive income। तो ये तो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड ने और क्या बोला कि स्कोप डिसाइड कर दिया कि हेजिंग रिलेशनशिप कब होगा,
व्हेन देयर आर 3 कंडीशंस टू बी मेट। तो उसमें पहली कंडीशन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट क्राइटेरिया क्या स्टैंडर्ड ने बोला कि देयर हैज द इकोनॉमिक द हेज रिलेशनशिप कंसिस्ट ओनली ऑफ एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एलिजिबल हेज्ड आइटम्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो एलिजिबल हैं हेज अकाउंटिंग के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ऐसे ही कुछ हेज आइटम्स है एलिजिबल हेज आइटम्स, तो इसके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे। हेज इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ भी चेंजेस आता है फेयर वैल्यू में या कैश फ्लो में, दैट विल ऑफसेट माय चेंजेस टू कैश फ्लोज और चेंजेस इन फेयर वैल्यू इन हेज्ड आइटम। तो उन दोनों के बीच में देयर हैज टू बी सम रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो पहली क्राइटेरिया क्या है कि हेजिंग रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन माय हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। वो दोनों क्या होने चाहिए, एलिजिबल हेज्ड आइटम और एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया क्या बोला, उन्होंने बोला कि एट द इंसेप्शन मींस स्टार्टिंग में ही, एट द इंसेप्शन ऑफ द हेजिंग रिलेशनशिप देयर इज अ फॉर्मल डेजिग्नेशन और डॉक्यूमेंटेशन। डेजिग्नेशन ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, या मैं कहूं हेजिंग रिलेशनशिप, एंड एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी फॉर अंडरटेकिंग द हेज। ये तो स्टैंडर्ड ने डिफाइन करा। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन किस डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा है। जैसे कि हमने बात करी थी कि एंटिटी होता है जो भी रिस्क फोर्सी करते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क हो, चाहे वो रेगुलेटरी रिस्क हो, चाहे वो किसी भी तरीके के, लेट्स से एंटिटी बंदी हो जाएगी, वो भी एक रिस्क ही है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होगा और उसके नीचे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होगी। मींस कैसे कैसे क्या क्या चीज़ यूज करके वो अपने रिस्क को कवर करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंटेशन में होगा क्या, अगर हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, वो आप एट द इंसेप्शन ही डिसाइड कर लोगे। एक हेज आइटम होगा, वो भी डॉक्यूमेंट करोगे। नेचर ऑफ रिस्क बीइंग हेज्ड, जो भी रिस्क होगा जिसको हम हेज कर रहे हैं वो भी डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। हाउ द एंटिटी विल असेस वेदर द हेजिंग रिलेशनशिप मीट्स द हेज इफेक्टिवनेस, ये भी एक टर्म है। हेज इफेक्टिव, फुली इफेक्टिव होगा, पार्ट में होगा, और हेज रेशियो क्या होगा, जो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझेंगे। कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का कि एक लेआउट दे दिया, इसी लेआउट में आप सारी चीजें डालते रहिए और वो हेजिंग डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी। एनी लेआउट, एनी मैनर, एनी फॉर्म, एनी फॉर्मेट इज एक्सेप्टेबल प्रोवाइडेड उसमें ये जो भी हमने बात करी है कि एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव हो, उसकी स्ट्रैटेजीज हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, हेजिंग आइटम क्या होगा, रिस्क कौन कौन से कवर करेंगे, हेज इफेक्टिवनेस होगी, हेज इनइफेक्टिवनेस होगी, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन जब तक हमने करके रखा है, एनी फॉर्मेट इज गुड। हाउएवर पहला क्राइटेरिया क्या था कि एलिजिबल हेज इंस्ट्रूमेंट और एलिजिबल हेज आइटम होना चाहिए और दोनों के बीच में हेजिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड क्या है कि एट द इंसेप्शन हम वो सारा का सारा डेजिग्नेट और डॉक्यूमेंट कर देंगे एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, और उसमें क्या क्या कवर होगा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, हेजिंग आइटम क्या होगा, रिस्क क्या कवर कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस हेज की होगी नहीं होगी और वो कैसे होगी, रेशियो हेज के क्या होंगे। तो ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए थर्ड क्राइटेरिया एक बार ही समझ लेते हैं। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, वही चीज थर्ड क्राइटेरिया में वो बोलता है कि हेजिंग रिलेशनशिप, जो हमने बात करी थी कि हेजिंग रिलेशनशिप मीट्स ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। देयर इज एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अ हेज्ड आइटम एंड अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, तभी तो वो आपस में एक दूसरे को ऑफसेट कर पाएंगे। मींस चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट विल ऑफसेट द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ हेज्ड आइटम। अगर दोनों में आपस में कुछ लिंक ही नहीं है, कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो हेजिंग भी क्या ही होगी। तो देयर हैज टू बी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट।
एक हेज रेशियो है जो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, हेज रेशियो ऑफ द हेजिंग रिलेशनशिप इज द सेम एज दैट रिजल्टिंग फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ हेज आइटम। जैसे हमने बात करी, लेट्स से क्वांटिटी ऑफ हेज आइटम मींस 100 that the entity actually hedges and the quantity of hedging instrument that the entity uses to protect your hedged item। तो वो क्वांटिटी का जो भी हेज रेशियो होगा वो पहले से ही इसमें पता होगा हमारे को। तो उसमें 3 क्राइटेरियाज बोले। पहला, there has to be a hedge relationship between eligible hedged item and eligible hedging instrument। सेकेंड उसने क्या बोला, सेकेंड उसने बोला कि एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन में ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ रिस्क असेसमेंट पॉलिसी, देयर हैज टू बी अ रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटजी, जहां पे ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होगी इन राइटिंग। और थर्ड उसने क्या बोला कि दोनों हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए, हेज रेशियो भी होना चाहिए ऑफ द हेजिंग रिलेशनशिप, or the effect of credit risk does not dominate the value changes that result from the economic relationship। ये प्योर है जो स्टैंडर्ड ने बोला हुआ है, जो डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सो गाइस, ये एक एग्जांपल है, राम लिमिटेड है जो यूएसए में इनकॉर्पोरेट है और उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, यूएसडी। यूएस में है तो यूएसडी होगी। Ram Limited is a company incorporated in USA and its functional currency is USD। Ram Limited has made a contract to sell some goods to European customer। Ram Limited ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है विद अ यूरोपियन कस्टमर कि हम तुम्हारे को गुड्स बेचेंगे। लेट्स से वो 10 मिलियन यूरोज में बेचेंगे, यूरोज वर्थ ऑफ गुड्स बेचेंगे, जिसकी डिलीवरी होगी 6 महीने में। राम लिमिटेड को क्या लगता है कि मेरे जो फॉरेन करेंसी रेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एक उसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, यूएसडी, उसको बेचना क्या है 10 मिलियन यूरो, तो यूरो और यूएसडी का प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कल को ये प्राइसेस में अगर मूवमेंट हुई तो मेरे को ऐसा ना हो कि ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फॉरेन करेंसी रिस्क है तो मेरे को लॉस ना हो जाए। So Ram Limited is afraid that due to movements in foreign currency rates, it will get significantly less USD after 6 months। Let's say मैंने तो 100 मिलियन बेचा, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे मिलना है वो 10 मिलियन बेचा वर्थ ऑफ गुड्स, लेकिन 6 महीने के बाद क्या पता फॉरेन करेंसी रेट कम हो जाए तो मेरे को नुकसान हो जाए, वो 10 मिलियन की जगह मेरे को 9.8 मिलियन ही बचे, या मैं कहूँ 9.5 मिलियन बचे। तो उस रिस्क को, फॉरेन करेंसी रिस्क को कवर करने के लिए, एंड देयरफॉर इट एंटर्स इनटू अ ऑफसेटिंग फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू सेल 10 मिलियन यूरोज फॉर सम फिक्स रेट एट 6 मंथ्स। तो वो राम लिमिटेड ने बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा, फॉरवर्ड करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा टू सेल 10 मिलियन एट सम फिक्स अमाउंट कि मैं इतने पे ही आपको भेज दूंगा, मेरे को उतना ही मिल जाना चाहिए 6 महीने के बाद। अब प्राइस ऊपर जाए, फॉरेन करेंसी का प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, जो भी गेन और लॉस होगा वो बैंक का होगा, और उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं कुछ प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हूँ। वैसा ही होता है जैसे इंश्योरेंस में होता है, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो हम पे करते हैं। कल को अगर मेरे गोदाम में आग लग जाती है तो वो रिस्क कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो बेयर करेगी, उसके बिहाफ पे मैं कुछ उसको पेमेंट कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ऐसे ही ये फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। तो एक बार ही समझते हैं कि हमारे टर्म्स इसमें से क्या क्या निकल के आते हैं कि मेरा हेज रिस्क क्या है। हेज रिस्क जो हमने बात करी कि फॉरेन करेंसी जो रेट्स है उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकता है, तो फॉरेन करेंसी रिस्क इज माय हेजिंग रिस्क। हेज आइटम क्या होगा, इट इज अ हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10 मिलियन यूरोज। तो आप गुड्स बेच रहे हो तो मेरा हेज्ड आइटम क्या हो गया, वो सेल ऑफ गुड्स हो गया। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, जो मैंने फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बैंक से एंटर किया है, दैट इज टू सेल यूरोज फॉर अ फिक्स्ड रेट एट अ फिक्स्ड डेट, वो क्या हो गया मेरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये मेरा एक तरह का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव हम सेपरेट वीडियोस में पहले ही समझ चुके हैं।
अब हेज अकाउंटिंग मींस डेजिग्नेटिंग वन और मोर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस केस में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, so that their change in fair value offsets the change in fair value or the cash flows of hedged item. Hedged item क्या था? A highly probable forecast transaction, that is sale of goods. तो डेजिग्नेट कर दिया मैंने कि फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लूंगा टू कवर माय रिस्क ऑफ चेंजेस इन फेयर वैल्यू और कैश फ्लोज ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे भी जब मैं इसमें करूंगा तो मुझे प्रॉपरली उसमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि मेरा हेजिंग रिस्क क्या है, हेज्ड आइटम क्या है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड लिया है और कवर क्या करना है हमने? फॉरेन करेंसी रिस्क को। तो देयर इज एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, देयर इज अ हेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर ये मेरा फॉरेन करेंसी में सेल हो रहा है तभी तो मैं फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। अगर फॉरवर्ड करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेके मैं अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप लेता तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही नहीं होता, क्योंकि मुझे रिस्क क्या कवर करना है? फॉरेन करेंसी रिस्क। तो मैं डेरिवेटिव भी वही चूज करूंगा जिसमें देयर इज एन इकोनॉमिक और हेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अ हेज्ड आइटम एंड अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। सो गाइस, एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ये सारे टर्म्स हैं जिस पे हम फोकस करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में। आज के में हमने क्या डिस्कस किया था? हेजिंग इज अ वे टू रिड्यूस माय रिस्क, और क्या मीन्स होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और मनी मार्केट ऑपरेशंस। रिस्क क्या हो सकती है? इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, फॉरेन का एक्सचेंज रेट रिस्क हो सकता है, इक्विटी प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफसेट्स द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ हेज्ड आइटम, या फिर चेंजेस इन कैश फ्लोज ऑफ हेज्ड आइटम ऑफसेट्स द चेंजेस ऑफ कैश फ्लोज इन हेज्ड आइटम। सॉरी, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफसेट द चेंजिंग ऑफ कैश फ्लोज इन हेज्ड आइटम। दिस कैन बी इन होल और इन पार्ट। आगे हमने क्या देखा था कि जो भी मेरा गेन और लॉस होगा वो सारा का सारा मेरा इफेक्ट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को। हाउएवर कुछ पोर्शन है वेयर द एंटिटी हैज इलेक्टेड द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रेजेंट द गेन्स चेंजेस इन फेयर वैल्यू इन ओसीआई, तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा। फिर हमने बोला 3 क्राइटेरियाज होना है, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3। क्राइटेरिया 1 में एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स और एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया में उसने बोला कि जो भी है आप उसको डॉक्यूमेंट करिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में, और डॉक्यूमेंटेशन में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, हेज्ड आइटम क्या है, नेचर ऑफ रिस्क क्या है, हेज इफेक्टिवनेस क्या है, वो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर दीजिए। थर्ड उसने क्राइटेरिया बोला देयर हैज टू बी एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और फिर उसने बोला कि हेज रेशियो है दैट हैज टू बी सेम, दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ हेज्ड आइटम और क्वांटिटी ऑफ हेज्ड इंस्ट्रूमेंट। इन सारे टर्मिनोलॉजीज को हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे फॉर बेटर क्लैरिटी। आज के लिए इस बेसिक्स को अगर आपने देख लिया है और इसको अच्छे से रिवीजन कर लोगे वीडियो को गो थ्रू करके, तो आगे वाली वीडियोस को या फिर मैं कहूँ आगे वाले हेज अकाउंटिंग सेशंस को समझने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। So till the time we upload future videos on hedge accounting, please go through this video and we'll be back soon guys. Bye.